Hello and welcome guys. Today we are starting NCERT class 6 chapter 11. We had already completed previous chapter 1 to 10. They are already listed in our playlist. You can check them also, and we'll also provide the link of them in our description box. You can click on that link and you can view that lectures also. Okay. आज जो हमारी लेक्चर वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी। इससे पहले जो बाकी चैप्टर्स है, प्रीवियस चैप्टर्स है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारी चैप्टर्स की जो वीडियो लिंक है वो मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम जो नए साम्राज्य हैं, नए जो किंगडम्स हैं वो कैसे बने, किस तरह से उनका प्रसार हुआ, किस तरह से वो फैल गए हैं क्षेत्रों में। ठीक है ना। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके साथ ही साथ जो दूसरे जो किंगडम्स के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कैसे थे, मतलब भारतीय किंगडम्स के साथ जो फॉरेन किंगडम्स के साथ क्या रिश्ते थे वो भी जानेंगे। साउथ में जो कुछ किंगडम्स बने उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो ये सारी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद प्लेस अ किंग। ठीक है। अरविंद एक नाटक में भाग लिया उसने और उसने क्या किया है, एक किंग का, एक राजा का रोल कर रहा है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सॉलेमली। ठीक है। वो एक राजा का रोल कर रहा है, एक राजा का किरदार निभा रहा है अपने स्कूल के नाटक में और उसको बड़े ही शान से चलकर एक जगह से दूसरी जगह आना है उस रोल के लिए। ठीक है ना। इन स्प्लेंडेड रोब्स to trill his mustaches and will the silver paper wrapped sword with gusto। ठीक है। मतलब कि उसने क्या किया है कि बहुत ही सुंदर सी पोशाक पहनी हुई है, साथ ही साथ उसने नकली जो मूछ होता है ना वो भी मूछ वूछ लगाया, उसको ताव देते हुए उसके हाथ में एक तलवार है जिसमें कि सिल्वर पेपर, एक डंडी है जिससे कि उसमें सिल्वर पेपर का रैपिंग किया हुआ है। मतलब वो बहुत सुंदर सा तलवार के जैसा लग रहा है और वो बहुत ही शान के साथ चल के आ रहा है। ठीक है। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड हैव आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोइट्री। उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा जब उससे ये कहा गया कि भाई आप जिस राजा का किरदार निभा रहे हैं उसके लिए आपको बैठना है, वीणा वीणा वादन भी करना है। वीणा वादन क्या होता है? वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा होगा, बड़ी सी रहती है। ठीक है ना। बैठ के इसको बजा सकते हैं। तो वीणा बजानी है और साथ ही साथ आपको पोइट्री भी सुनानी है। ठीक है। अ म्यूजिकल किंग। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है भाई ये कौन सा किंग है भाई जो म्यूजिक सुनाता है, पोइट्री सुनाता है। ठीक है। तो बड़ा उसको कौतूहल होता है भाई ये किस किंग के बारे में हम रोल कर रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि भाई वो कौन सा किंग है जो भाई इतना ज्ञानी है, जिसको कि भाई पोइट्री भी आती है, जिसको कि भाई वो गाने भी सुनाता है, मतलब म्यूजिक की भी उसको ज्ञान है। ठीक है। प्रशस्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। अच्छा, अब बात आती है कि भाई प्रशस्ति किसको कहते हैं और इससे हमें क्या बात पता चलती है, समझते हैं। ठीक है। अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी नोन एज गुप्ताज। ठीक है। अरविंद जिस किरदार को निभा रहा था या जिस रोल को वो निभा रहा था अपने नाटक में, वो कौन से राजा थे भाई? ये इन राजा का नाम है समुद्रगुप्त और ये गुप्ता वंश के बहुत ही फेमस रूलर हुए। ही नाउन अबाउट द समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड इन द अशोकन पिलर इन एट इलाहाबाद। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है भाई? अशोका के पिलर से मिलती है और उसके इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कहाँ पे आपको मिलेगी? इलाहाबाद में आपको मिलेगी। इलाहाबाद में अशोका पिलर मिलेगी, वहाँ पे इस जो इंस्क्रिप्शन है, जो वहाँ पे पत्थरों में जो खुदाई की गई है, उससे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इट वॉज कम्पोज एज काव्य बाय द हरिसेन। ठीक है। ये एक काव्य में है, काव्य मतलब कह सकते हैं पोइट्री। ठीक है। पोइट्री में, और ये किसके द्वारा रचित है भाई, किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन, कवि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। हु वॉज द पोइट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो कौन थे भाई? समुद्रगुप्त के जो दरबार हैं वहाँ पे कोर्ट में पोएट थे। पोएट मीन्स कवि थे। ठीक है ना। कोर्ट मतलब तो जानते हैं ना, सभा। ठीक है। बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, अपने यहाँ सभा लगाते हैं और सभा में बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं। तो उसी तरह से हरिसेन कवि जो थे इनके यहाँ पे थे कोर्ट में। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसे प्रशस्ति की कही जाती है। क्यों कही जाती है भाई? अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। ठीक है। मतलब किसी की अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा अच्छा ही कह रहे हैं तो उसे प्रशस्ति कही जाएगी। ठीक है। तो इसमें समुद्रगुप्त जो राजा है उसके बारे में प्रेजिंग है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई है, इसीलिए इसे समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति कही जाएगी। वाइल प्रशस्तिज वेयर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 10। इसी तरह के बहुत सारे प्रशस्ति हैं जो कि अलग अलग राजाओं के बारे में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ा था। सच इज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, दे बिकम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज। ठीक है। गुप्ता जो रूलर्स हैं उनसे भी बहुत पहले के रूलर्स हुआ करते थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, और उनके बारे में भी बहुत सारी प्रशस्ति है जहाँ पे उनकी बारे में कहा गया कि भाई बहुत पराक्रमी थे, बहुत ही लड़ाकू थे। ठीक है। तो विद्वान थे। इन सभी तरह से उनकी जो है बढ़ाई की गई थी, उनके बारे में अच्छी बातें कही गई थी। ठीक है। तो दे आर ऑल कॉल्ड एज अ प्रशस्ति। ओके। तो समुद्रगुप्त प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रशस्ति से हमें क्या बात पता चलती है वो देखते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्तिज टेल अस। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति से हमें क्या बातें पता चलती है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोरिंग टर्म्स। ठीक है। पोएट जो है यहाँ पे
बहुत सारे तरीकों से समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हैं। क्या क्या है भाई? एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक तरह से वॉरियर का उपाधि दी गई, मतलब एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा की उपाधि दी गई है जो कि हर बैटल को में जीत जाते हैं, हर तरह के युद्ध में वो जीतते हैं। हु वॉज लर्न एंड बेस्ट ऑफ पोएट, और वो काफ़ी विद्वान हैं और बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड, और उनको जो है समुद्रगुप्त को भगवान तक का दर्जा दिया गया है, मतलब उसको ईश्वर का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है। प्रशस्ति वॉज कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, ज़्यादातर जो प्रशस्ति होती हैं उसमें लंबी लंबी क्या होती है, सेंटेंसेज होती हैं, लंबे लंबे वाक्य होते हैं। इन लंबे वाक्यों को पढ़ के हमें ये ज्ञान होता है कि भाई ये जो कोई भी किंग जिसके बारे में ये प्रशस्ति है वो कितना महान है। ठीक है। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, यहाँ पे एक छोटी सी समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्ति है उसके बारे में एक सेंटेंस है। देखिए, समुद्रगुप्त द वॉरियर, समुद्रगुप्त एक योद्धा है। ठीक है। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटीज ऑफ मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स caused by battle axes, arrows, spikes, spear, barber darts, swords and iron curbs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा की है भाई, उनका जो है जो पूरी बॉडी है, पूरा जो शरीर है उसमें तरह तरह के जो वेपन्स होते हैं, तरह तरह के जो बर्छे हैं, भाले हैं, तलवार हैं, तीर कमान है, इन सभी से उनके शरीर में चोट किया गया और उनके बहुत सारे घाव उनके पूरे शरीर में है, और इन सभी चोटों के वजह से उनका जो शरीर है, उनका जो बदन है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ठीक है। फिर भी बहुत सुंदर दिखता है, मतलब कितना पराक्रमी है कि भाई इतने सारे जो युद्ध उन्होंने लड़े, इतने बड़े योद्धा हैं कि भाई इतने सारे जो घावों के वजह से उनका जो शरीर है कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है। मतलब बहुत ही पराक्रमी रूप से उनको दर्शाया गया है इन प्रशस्तियों में। ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, इफ यू लुक एट द मैप 7 पेज 113 यू विल नोटिस एन एरिया शेडोड इन ग्रीन, you will also find a series of red dots along the east coast and you will find out the areas marked in purple and blue as well। ठीक है, हम बाद में आने वाली एक जो मैप है उसमें कुछ एरियाज देखेंगे जिसमें कि कुछ ग्रीन कलर से शेडोड है, कुछ पर्पल और कुछ बैंगनी और जो ब्लू कलर से शेडो किया गया है। ठीक है, इन सभी रंगों के बारे में मैप का क्या नजरिया है, क्या वो कहना चाहती है, वो देखकर हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर है ना, ये क्या है, द किंग हु प्लेड द वीणा, सम अदर इक्वालिटी समुद्रगुप्त आर शोन इन द कॉइन सच एज वन वेयर ही शोन एज अ प्लेयर ऑफ वीणा। समुद्रगुप्त के बारे में उस समय के जो सिक्के हैं उनमें उनकी जो है कहीं पर वो वीणा बजा रहे हैं, कहीं पर वॉरियर का चित्र है। तो इन सभी चित्रों से ये समझ में आता है कि भाई समुद्रगुप्त कितने ज्ञानी महापुरुष थे, कितने बड़े योद्धा थे। ठीक है। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द प्रशस्ति, प्रशस्तियों से जो इन्फॉर्मेशन, प्रशस्तियों से के द्वारा जो हमें सूचना मिली है, जो ज्ञान है, उनके साथ साथ जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से कहाँ तक फैला था वो समझने का प्रयास करेंगे। हरिसेन डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्तास पॉलिसीज टुवर्ड देम। हरिसेन के द्वारा जो हमें बातें पता चली है, उनके डिस्क्रिप्शन से जो बातें पता चली है, उसमें ये बात पता चली कि 4 प्रकार के रूलर्स हुआ करते हैं। रूलर्स मतलब जो किंग है। ठीक है, और वो समुद्रगुप्ता के पॉलिसीज, समुद्रगुप्ता की जो तरीका था रूल करने का, वो कैसे थे भाई, वो भी देखते हैं। द रूलर ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडोड इन ग्रीन इन द मैप, हियर देयर आर 9 रूलर्स हु वर uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्ता's empire। देखिए भाई, हम मैप में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए आर्यवत कहाँ पे है भाई, आप देख रहे हैं आर्यवत यहाँ पे ग्रीन कलर से शैडोड है। देखिए ये पूरा एरिया क्या है, यहाँ पे 9 रूलर्स हुआ करते थे और यहाँ पे क्या है, इनको उन्होंने जीत लिया। किन्होंने जीत लिया भाई, समुद्रगुप्त ने जीत लिया, और इनका एरिया भी समुद्रगुप्त के एरिया में आके मिल गया। ठीक है, तो कितना बड़ा एरिया है ना, जो आज का जो हमारा पंजाब से लेके यूपी तक का जो बड़ा सा एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ पे 9 से भी ज़्यादा रूलर्स हुआ करते थे और इन्होंने जीत लिया समुद्रगुप्त ने। आगे चलते हैं। देखिए चलिए, सेकंड जो है द रूलर ऑफ दक्षिण पता, हियर देयर वेर 12 रूलर्स सम ऑफ हुज कैपिटल आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ जो दक्षिण पथ के रूलर है, मतलब जो दक्षिण भारत के रूलर है, उन्होंने क्या है कि जब उन्होंने देखा कि भाई इन सभी राजाओं ने तो राजाओं को तो उन्होंने जीत लिया, सबको हरा दिया, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से। ठीक है, डर से हो या किसी तरह से घबराहट से उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई 12 से भी ज़्यादा रूलर्स ने क्या कहा कि भाई आपकी हम अधीनता स्वीकार करते हैं और आप जैसा कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे उसी तरह से रूलिंग करेंगे। देखिए है ना, रेड डॉट्स दिए गए हैं, जैसे कि आज का जो उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे से जितने भी रेड डॉट्स दिए गए हैं, तो ठीक है, इन सभी एरिया को उन्होंने समुद्रगुप्त ने जीत लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम पीछे करके दिखा रहे थे, मैप्स को भी दिखा रहे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। द इनर सर्किल ऑफ द नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड द नंबर ऑफ गण संघ, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट। ठीक है, इनर सर्किल में जो है कुछ ऐसे एरिया जो कि बंगाल का, नेपाल का एरिया, असम का एरिया है, इन सभी एरियाज में क्या है, जो रूलर्स हुआ करते थे
वो समुद्रगुप्त के बातों को माना करते थे, जो पर्पल कलर में है ना, आज का जो बंगाल है, नेपाल है और ये सारा है जो पर्पल कलर से जो दर्शाया गया, इन सभी एरिया के जो रूलर्स है वो समुद्रगुप्त को की बातें माना करते थे। समुद्रगुप्त जो भी रूल्स दिया करते थे या जो भी ऑर्डर दिया करते थे उनको वो मान लेते थे। द रूलर ऑफ द आउटर लाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स डिसेंडेंट ऑफ द कुशानास एंड शाकास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिजेस। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिए जो आपका ब्लू कलर में दिखाया गया है ना जिन एरिया को, यहाँ के जो रूलर्स है और साथ ही साथ देखिए नीचे जो श्रीलंका के जो एरिया है यहाँ पे जो भी शायद रूलर्स हुआ करते होंगे, इन्होंने जो समुद्रगुप्त की जो भी अधीनता है वो स्वीकार कर ली। ज़्यादातर जो ऊपर का जो एरिया जो ब्लू कलर से दिखाया गया है उन एरिया में जो रूलर्स है वो कुषाण वंश के थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही साथ अपनी जो पुत्रियों का जो विवाह है समुद्रगुप्त के साथ किया ताकि जो है इस क्षेत्र में शांति रहे और वो ही रूल करते रहें। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जीनियोलॉजी क्या है कि भाई किस तरह से ये जो पूरा जो हमें ज्ञान है वो किस तरह से मिलता है और इनका जो वंश है किस वंश के बाद किस कैसे कौन किस वंश से था, कौन किस क्या कह सकते हैं डायनेस्टी से था, ये भी हमें पता चलता है। किस तरह से पता चलता है वो भी देखते हैं। ठीक है, विक्रम संवत क्या है भाई? विक्रम संवत होता है ना हिंदू कैलेंडर, जैसे कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि हम क्या है जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसमें क्या है कि जनवरी फरवरी जैसे कि 12 महीने है ना, उसी तरह से हम हिंदी कैलेंडर जो है हमारा हिंदू समाज में यूज़ होता है, हम विक्रम संवत को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से ये बना है वो भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं। द एरा बिगिनिंग एट 58 BCE। ठीक है, मतलब कि जो क्राइस्ट के जन्म से 58 साल पहले जो है विक्रम संवत जो है कैलेंडर स्टार्ट होता है। इट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग। ठीक है, ये जो विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो गुप्ता रूलर्स ने स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त टू, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द साकाज एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। जब उन्होंने शाक जो गण है, शाक अब गणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, तो शाक जो गण है उनके ऊपर जब उन्होंने विजय हासिल की तो उन्होंने अपना जो टाइटल है वो क्या टाइटल लिया, एक तरह से उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली, द विक्रम संवत। और इस यहीं से क्या है उन्होंने विक्रम संवत जो है कैलेंडर जो है उन्होंने स्टार्ट किया। एंड ऑल्सो बीन अडॉप्टेड अलॉन्ग साइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उस समय जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता था, यूरोपियन साइड में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता था, उसी के साथ साथ इन्होंने विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो भी स्टार्ट करा। नेशनल कैलेंडर बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि हमारे पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में इस कैलेंडर का यूज़ हुआ करता था। ठीक है ना, तो चलिए जीनियोलॉजी को हम थोड़ा समझते हैं, क्या है ये जीनियोलॉजी वो भी देखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। ठीक है, जो रूलर जो भी राजा सम्राट हुए उनके साम्राज्य और उनके जो पूर्वजों के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है प्रशस्तियों से। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर। एक प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के जो है ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब कि जो पर दादा या पर दादा के बारे में कुछ बातें पता चलती। ग्रेट ग्रैंडफादर्स, फादर्स एंड मदर, ठीक है, उनके दादा, परदादा, उनके पिता, ठीक है, उनकी माता, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवा गना। उनकी जो माता थी कुमार देवी वो कौन से गण से संबंधित थी? लिच्छवा गना से संबंधित थी। और उनके जो पिता है फादर चंद्रगुप्त वॉज फ्रॉम द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। और उनके जो पिता चंद्रगुप्त जो है वो किस डायनेस्टी से थे? गुप्ता डायनेस्टी से थे। और उन्होंने क्या उपाधि हासिल की भाई? महाराज अधिराज की उपाधि हासिल की। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता आल्सो यूज्ड। और इसी उपाधि को समुद्रगुप्त ने भी अपने नाम के साथ जोड़ा। ठीक है, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजा। उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मतलब दादा, और परदादाओं ने क्या है सिर्फ और सिर्फ महाराज की उपाधि ली थी, पर इन्होंने जो है समुद्रगुप्त ने क्या है महाराजा अधिराज की उपाधि हासिल की। और उनके पिता ने भी महाराजा अधिराज अपने आप को कहलवाया था। ठीक है, इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपॉर्टेंस। इससे ये बात हमें पता चलती है कि धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर है, गुप्ता साम्राज्य जो है, धीरे धीरे इनका जो इंपॉर्टेंस है, इनका जो साम्राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता चला गया होगा इस पूरे क्षेत्र में। और इनका जो दबदबा है, इनका जो शक्ति है वो भी ग्रेजुअली बढ़ती चली गई होगी। ठीक है, समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर इज इन द जीनियोलॉजी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर ऑफ द लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी। समुद्रगुप्त जो है इस पूरे अपने जो भी साम्राज्य है या कह सकते हैं वंश है, इसमें सबसे नीचे के रूलर्स में से है। सच एज अ सन, जैसे कि एक पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त टू वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। ठीक है, चंद्रगुप्त दो के बारे में हमें किन चीज़ों से पता चलता है? बहुत सारी इंस्क्रिप्शन से या बहुत सारे सिक्कों से भी पता चलता है। इंस्क्रिप्शन मतलब जानते हैं ना भाई, जो पत्थरों के ऊपर खुदवा के लिखा दी जाती थी कि भाई कोई भी सूचना हो, क्या कोई संदेश हुआ करता हो, जो राजा महाराजाओं के जो संदेश हुआ करते थे, ठीक है ना, तो वो ठीक है। ही लीड एन एक्सपेडिशन टू द वेस्टर्न इंडिया। इसी के साथ ये पश्चिम की तरफ इन्होंने बहुत सारी युद्ध भी लड़े। वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ साकास, जहाँ पे उन्होंने लास्ट शाक रूलर को भी हरा दिया। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीव हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल।
ठीक है, उनके जो कोर्ट में, उनके जो सभा में बहुत सारे जो है विद्वान लोग हुआ करते थे, इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट, द आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर एंड whom you will read more in chapter 12। बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष हुआ करते थे। कालिदास के बारे में आपने सुना होगा ना, ठीक है। इसी की तरह आर्यभट्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस खगोलविद थे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे, चलिए। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, जिस तरह से हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से पता चलता है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम द बायोग्राफीज। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे राजाओं के बारे में, उनकी बायोग्राफी से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हर्षवर्धन हु रूल नियरली 1400 ईयर्स एगो वाज वन सच रूलर। इसी तरह से हर्षवर्धन जो है एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते हैं, जो कि जिनको 1400 वर्ष पूर्व हम जाना करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर्स में से एक थे। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी। उनके जो कोर्ट पोएट है, उनके सभा में एक बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और उन्होंने ही हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बायोग्राफी लिखी। बायोग्राफी मतलब उनकी जीवनी लिखी, और इनका इस पुस्तक का क्या नाम था भाई, हर्षचरित्र, ठीक है, इन संस्कृत। और इन्हें किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष, और इसे हर्ष के बारे में, हर्ष के वंश के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एंड एंड्स विद बिकमिंग किंग, ठीक है, और किस तरह से वो राजा बना, किस तरह से उसका उदय हुआ और किस तरह से राजा बना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जुआनजेंग अबाउट whom you read in chapter 10 also spent a lot of time in Harsha's court and left a detailed account of what he saw। जियान सिंह जो कि चाइनीज़ यात्री थे, चीन के यात्री थे, वो भी हर्ष के कोर्ट में कुछ दिन रहे, और उन्होंने भी हर्ष के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, जो भी हम समझेंगे, ठीक है। हर्षा वॉज नॉट द एल्डर सन ऑफ द फादर बट बिकम अ किंग ऑफ द तनेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। हर्षा जो है वो अपने पिता के जो है सबसे ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, मतलब सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे। ऐसा हुआ करता था कि भाई जो वंश का सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता था, पर ये सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। पर अचानक से उनके पिता और उनके भाई की, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, और इसी वजह से वो क्या होते हैं, किंग बनते हैं, ठीक है, राजा बन जाते हैं। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, ठीक है। उनके जो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब उनके जो कह सकते हैं, उनकी बहन के साथ जिनका विवाह हुआ है, ठीक है, तो उनका वो कहाँ के रूलर थे, कन्नौज के रूलर थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उनको किसने मार दिया था भाई, बंगाल के रूलर ने उन्हें मार दिया था। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। हर्ष क्या करता है, कन्नौज के जो किंगडम है उसको वो टेक ओवर करते हैं, मतलब उसके ऊपर उन्होंने अधिकार किया। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और इसके बाद बंगाल के रूलर के ऊपर उन्होंने क्या किया, हमला किया, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, और उन्होंने उसको हरा दिया। इसके बाद धीरे धीरे ईस्ट की तरफ भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशन चलाए और कॉन्क्वार्ड बोथ मगध एंड बंगाल, ठीक है। इसी के बाद उन्होंने मगध और बंगाल को भी उन्होंने जीता। ही वॉज नॉट एन सक्सेसफुल एल्सवायर, ठीक है। इसके बाद वो उन्हें ज़्यादा कहीं सफलता तो मिली नहीं। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू द डक्कन। वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करके दक्कन या दक्षिण भारत की ओर भी जाना चाहते थे, बट ही स्टॉप्ड बाय द रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन टू, ठीक है। पर दक्कन में वो ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि चालुक्य जो डायनेस्टी है, उनके राजा पुलकेशिन टू ने उन्होंने रोका, और उन्होंने उसका जो अभियान है, जो विजय अभियान है, उसको पूरी तरह से रोक दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए, पालवास, चालुक्यास एंड द पुलकेशिन्स प्रशस्ति, ठीक है। इसी के साथ साथ हम पालवा जो डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी है, और पुलकेशिन के बारे में जो प्रशस्ति है, उन सभी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। द पालवास एंड चालुक्यास वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ये जिस पीरियड का हम बात कर रहे हैं, करीब करीब आपके 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने डायनेस्टीज है, साम्राज्य हैं, और इनका जो है साउथ रीजन में, मतलब जो दक्षिण भारत में इनकी साम्राज्य हुआ करता था। द किंगडम्स ऑफ पालवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वेर सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। जो पालवा के जो डायनेस्टी है, पालवा का जो किंगडम है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था भाई, जो कांचीपुरम कैपिटल है वहाँ से लेके कावेरी रिवर का जो डेल्टा हुआ करता था, वहाँ तक इनकी जो साम्राज्य वो फैला हुआ था। और इसी के अलावा जो चालुक्य साम्राज्य है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, कृष्णा रिवर से लेके तुंगभद्रा रिवर की जो भी दोआब है, दोआब मतलब कि दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं, तो रायचूर दोआब तक उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। आई होल द कैपिटल ऑफ चालुक्य वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। आई होल जो है चालुक्य साम्राज्य में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। इट डेवलप्स एज अ रिलीजियस सेंटर। इसी के साथ साथ ये जो एरिया है, जो ऐहोल जो एरिया है, ये एक बहुत ही रिलीजियस, मतलब कि धार्मिक संस्था के रूप में या धार्मिक एरिया के रूप में ये विकसित हुआ। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने, ठीक है। बाद में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है। द पालवाज एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अदर्स लैंड। पालवा और चालुक्य डायनेस्टी क्या है कि एक दूसरे के ऊपर कभी ना कभी बीच बीच में हमला किया करते थे, और एक दूसरे की एरिया को, एक दूसरे के क्षेत्रों को जीत लिया करते थे।
स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, ज़्यादातर वो एक दूसरे की जो कैपिटल सिटीज़ हैं, एक दूसरे की जो राजधानियाँ हैं उनके ऊपर हमला किया करते थे, ठीक है। विच वॉज प्रॉस्पेरस टाउन, जो कि बहुत ही समृद्ध क्या कह सकते हैं कि सिटीज़ थे, ठीक है, टाउन्स हुआ करते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन टू, जो सबसे समृद्ध चालुक्य डायनेस्टी के चाणक्य रूलर थे वो उनका नाम था पुलकेशिन टू। ही known about him from the प्रशस्तिस composed by his court poet रवि कीर्ति, ठीक है। पुलकेशिन टू के बारे में हम रवि कीर्ति जो उनके कोर्ट पोएट हैं, उनके दरबार में जो पोएट थे, उनके जरिए हमें बहुत ज़्यादा बातें पता चलती हैं। ही टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, पुलकेशिन टू के जो एंसेस्टर है, मतलब कि उनके जो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके बारे में भी हमें पता चलती है। हु वर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम द फादर टू सन, उनके जो उनके पहले के जो पूर्वज हैं, जो 4 पूर्वज हैं, उनके बारे में, उनके पिता, उनके जो दादा परदादा के बारे में, ठीक है, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, पुलकेशिन को उनका जो साम्राज्य है उनके अंकल मतलब कि चाचा से मिला था, ठीक है। According to the रवि कीर्ति, he led expeditions along both the west and the east coast, ठीक है। रवि कीर्ति के द्वारा जो भी बातें हमें पता चलती है उनसे ये हमें बात समझ में आती है कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट मतलब कि पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरफ उन्होंने बहुत सारी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। बिसाइड ही चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा, इसी के साथ साथ उन्होंने हर्षवर्धन के जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसको भी उसने रोका। देयर इज द इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्षाज मीन्स हैप्पीनेस, द पोएट सेज दैट आफ्टर his defeat Harsha was no longer Harsh, यहाँ पे पोएट ने एक बहुत ही सुंदर सी बात कही है कि हर्ष का मतलब होता है जॉय, मतलब कि खुशी, ठीक है। पर जैसे ही हर्ष को का पराजय होता है किसके द्वारा भाई, पुलकेशिन के द्वारा, टू के द्वारा, और इसी के साथ साथ हर्ष को अब ज़्यादा खुशी नहीं थी, मतलब उल्लास नहीं था, क्योंकि वो जो पुलकेशिन टू ने उसको हरा दिया था, मतलब डिफीट हो गया था उनका, ठीक है। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पालवा किंग, ठीक है, पुलकेशिन ने पालवा जो साम्राज्य है उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कांचीपुरम के जो किले हैं उनमें जाके छुप गए। बट द चालुक्याज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, पर ये जो चालुक्य साम्राज्य का जो विक्ट्री है, ये जो उनकी विजय थी, ये बहुत दिनों तक चलती नहीं है और कुछ ही दिनों बाद वो जो है पालवा जो रूलर्स हैं उनकी फिर से वहाँ पे विजय हो जाती है। अल्टीमेटली बोथ द पालवा एंड चालुक्यास गिव वे टू न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड द चोला डायनेस्टी, ठीक है। इसी तरह से जब चालुक्य और जो पालवा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, जिसके कारण दोनों ही साम्राज्य जो है धीरे धीरे क्या हो गए, उनका पतन हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और धीरे धीरे 2 अलग साम्राज्यों ने, राष्ट्रकूट और चोल साम्राज्यों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, इनके ऊपर नए रूलर्स या नई डायनेस्टीज आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हाउ वेयर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेड, मतलब कि इन दोनों साम्राज्यों में किस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, मतलब इनकी जो रूपरेखा है, इनकी जो इनमें जो क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट कैसे चलता था यहाँ पे, इस तरह से समझते हैं, ठीक है। एज इन द केस ऑफ अर्लियर रूलर लैंड रेवेन्यूज रिमेंड इंपॉर्टेंट फॉर दीज किंग्स रूलर्स एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले के जो रूलर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था, लैंड से जो आने वाली रेवेन्यू, मतलब जो ज़मीन के ऊपर जो कर लगाया जाता था वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम हुआ करती थी। और ज़्यादातर रूलर्स क्या कहते थे, जो विलेजेस में जो गाँवों में जो खेत होते थे उनके ऊपर वो कर लगाते थे, और इनसे जो भी धन संपत्ति या अनाज मिलता था उन्हीं के द्वारा वो पूरे साम्राज्य को चलाते थे। देयर वेर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, इसी के साथ साथ कुछ नई नई बातें भी सामने आती है। किंग्स अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वेर पावरफुल ईदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर इंस्टेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गाँवों में जो कि बहुत पावरफुल होते थे, उनका जो सपोर्ट है, उनकी जो समर्थन है उन्हें चाहिए था, तो इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते थे ताकि उनसे उनको सपोर्ट मिल जाए, उनसे उनको मदद मिल जाए, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हुआ करते थे ना। तो इसके लिए वो क्या करते थे वो भी देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वेयर नाउ हेरिडेटरी, कुछ जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट पद हैं, वो कुछ लोगों को दे दिया जाता था और ये वंशानुगत है। जैसे कि समझ लीजिए कोई मंत्री पद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री है, ठीक है, तो उनका जो पुत्र है वो फिर से मंत्री बन जाएगा, फिर उनका पुत्र जो है फिर से मंत्री बन जाता था। इस तरह से ये जो मंत्री पद है किसी एक ही खानदान में रहती थी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर टू देयर पोस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेन वॉज अ महादंड नायक, इसी तरह से जो पोएट हरिसेन है वो कौन थे, महादंड नायक थे। और चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो कि जुडिशियल होता था, मतलब कि कोई भी न्यायिक कार्यवाही होती थी यही करते थे, लाइक हिज फादर, ठीक है, उसके पिता भी चीफ दंडाधिकारी थे, ठीक है, महादंडाधिकारी थे। तो इस तरह से ये जो वंश है एक के बाद पिता से पुत्र को, उसके बाद उसके पुत्र को ये जो पोस्ट है ये मिलता चला गया। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी पोस्ट, इसी तरह से कुछ एक जो आदमी है वो बहुत सारे पोस्ट को लेके रख देता था अपने पास, मतलब बहुत सारा काम करता था। फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक हरिसेन वाज अ कुमार अमात्य मीन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। एंड द संधि विग्रहिक्या मीन्स द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, मतलब कि युद्ध और जो भी
बातें होंगी युद्ध से रिलेटेड या पीस से रिलेटेड, जो भी बातें होंगी उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था। तो समझ रहे हैं ना, एक ही इंसान के पास ढेर सारे पोस्ट हुआ करते थे, ठीक है। Beside important men probably had a say in a local administration. These include the Nagara Shrestha or the chief banker of the merchant of the city, the Sarthavaha or the leader of merchant caravans. मतलब कि जो सिटी का जो सबसे धनी व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे, नगर श्रेष्ठ कहते थे, और ये लोगों को, मर्चेंट्स को, व्यापारियों को क्या देता था, कर्ज दिया करता था। तो इनको भी कुछ ना कुछ पोस्ट दी जाती थी जिससे कि वो राजा को हेल्प कर सके, जो भी मुश्किल घड़ी होती है, जो युद्ध जैसी सिचुएशंस में, ठीक है ना। इस तरह से समझिए। द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द काव्यस्थ और स्क्राइब्स, ठीक है। मतलब सभी को कुछ ना कुछ पोस्ट दी जाती थी जिससे कि वो राजा का जो भी बात है वो माने, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। दीज पॉलिसीज वे रीजनेबली इफेक्टिव, ये जो पॉलिसीज है कुछ हद तक क्या है, सही भी थी, क्योंकि अगर आप सारे पावरफुल लोगों को कुछ ना कुछ पोस्ट दे देंगे, कुछ ना कुछ उनका अधिकार दे देंगे, तो वो क्या रहेगा कि कोई किसी भी तरह का विद्रोह है वो सारे विद्रोह को वो खुद से हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना, कुछ विद्रोह वो होने ही नहीं देंगे। बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ठीक है। पर धीरे धीरे होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जो पावरफुल लोग हैं, वो धीरे 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 ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो ऐसे में क्या हो गए, वो जो रूलर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम्स के रूप में बनाने का कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी अलग तरह की बातें हैं भाई, ठीक है। आगे चलते देखिए। द न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नया तरह का जो आर्मी है, नया तरह का जो सेना है वो भी बनना स्टार्ट हो गया भाई। ये नया तरह का सेना क्या है भाई, देखते हैं। लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियोट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। मतलब कि जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके पास जो है बहुत बड़ी सेना या एकदम खड़ी सेना तो हुआ नहीं करती थी, पर बाद के जो बहुत सारे महाराजा हुए, ये राजा हुए, सम्राट हुए, उन्होंने एक खुद की सेना रखी, बड़ी सी सेना रखी, वेल मेंटेन्ड आर्मी रखी, जिसमें कि बहुत सारे सोल्जर्स थे, एलिफेंट्स थे, रथ थे, शायद कैवलरी थी, कैवलरी मतलब घुड़सवार थे, और साथ ही साथ फुट सोल्जर्स भी थे, ठीक है। और ये बहुत बड़े बड़े क्या होता था कि युद्ध होता था, इनमें इन सभी सेनाओं का यूज़ किया जाता था। बिसाइड दीज वेर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना हुआ करती थी, और जब भी किंग को इन सेना की ज़रूरत होती थी, ये सारे मिलिट्री लीडर्स इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको जो है मिलिट्री लीडर्स को रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रैंड ऑफ लोन लैंड्स, मतलब कि इनको बहुत बड़ा बड़ा एरिया या क्षेत्र दे दिया जाता था, और इन क्षेत्र से जो भी टैक्सेस, जो भी रेवेन्यू, जो भी उपज उपज मतलब खेती वेती होती है, इनसे जो भी इनकम होता था इन मिलिट्री लीडर्स का हुआ करता था, और इनसे ये अपनी सेना को मेंटेनेंस करते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस, मतलब इस क्षेत्र से, जो भी क्षेत्र को राजा ने दे दिया जाता था अनुदान के रूप में, इसी क्षेत्र से जो भी रेवेन्यू आती थी, जो भी कर आता था, जो भी उपज आती थी, इनसे वो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, मिलिट्री वारफेयर्स का वो मेंटेनेंस करते थे। दीज मीन्स आर नोन एज सामंताज, और इन्हीं लोगों को सामंत के रूप में भी जाना जाता था। Whenever the ruler was weak, जब भी रूलर वीक हो जाता था, रूलर जो सम्राट है वो बहुत क्षीण हो जाता था, उसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं रहती थी, तो सामंता ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, जो सामंत है वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे, वो अपने आप को एक स्वतंत्र रूप से बनाना चाहते थे, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, जो हमारे दक्षिण भारत में किस तरह की असेंबलीज, किस तरह से सभा लगती थी, ये भी हम समझते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पालवा मेंशनड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जो पालवा रूलर्स हैं, पालवा किंग्स हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रशस्ति हैं या बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे ये पता चलता है कि लोकल असेंबलीज हुआ करती थी, मतलब कि लोकल लेवल में बहुत सारे सभाएं हुआ करती थी। दिस इंक्लूडेड द सभा विच वॉज असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड द ओनर्स, ठीक है। इसमें एक सभा के बारे में मेंशनड है जिसमें कि जो कि सभा किनकी थी भाई, ब्राह्मणों की सभा थी, और जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स मतलब लैंड ओनर्स होते हैं ना, बहुत सारे जमीनों के जो मालिक होते हैं, उनकी सभाएं हुआ करती थी। दीज असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़, ठीक है। ये जो असेंबलीज हैं इसमें कुछ छोटी छोटी सब कमिटीज़ हुआ करती थी, कुछ संगठन हुआ करते थे, विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, जिनका कि कुछ कुछ विषयों में इनका नॉलेज भी था और इनको वो कंट्रोल करते थे, जैसे कि इरिगेशन मतलब कि गाँवों में या खेतों में सिंचाई का क्या व्यवस्था है, उसको कैसे बेहतर किए जाए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, ठीक है, मतलब कि खेती कैसे की जाए, रोड्स कैसे बनाए जाए, लोकल टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन और उनका रखरखाव कैसा हो, इन सभी के बारे में वो सजेशंस दिया करते थे या इन सभी कामों को करवाया करते थे। द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वेर नॉट ब्राह्मण्स, ठीक है। उर नामक जो विलेज असेंबली है वो कहाँ पाया जाता था, जहाँ पे ब्राह्मण जो है लैंड ओनर्स नहीं होते थे, ठीक है, मतलब खेतों के जो खेत जो है ब्राह्मणों का नहीं हुआ करता था। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन या जो सभा है वो मर्चेंट्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा चलाया जाता था। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वाज कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, इन सभी सभाओं को जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, व्यापारी जो हैं, वो इन सभी असेंबलीज को संभालते थे, जो ज़्यादातर काम जो है इनके द्वारा होता था।
मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। बहुत सारे समय तक इसी तरह के जो लोकल असेंबलीज हैं इनका कंट्रोल जो है इन सभी जगहों में, इन सभी क्षेत्रों में चलता रहा, और वो अपनी तरीके से अपनी जो भी काम है, जो लोकल लेवल में जो काम है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, एग्रीकल्चर का, इरीगेशन का जो काम है, वो करवाते चले गए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अच्छा, जो सामान्य लोग हैं पूरे साम्राज्य में, वो कैसे रहते थे, किस तरह से वो काम करते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, वो भी देखते हैं। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। ठीक है, बहुत सारे जो नाटक हैं, बहुत सारे जो लेखनी हैं, उनके द्वारा जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल जो हैं, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है भाई, देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। ठीक है, कालिदास जो है उनके द्वारा जो प्लेज रची गई, उनके द्वारा जो रचनाएं रची गई, उसमें किंग के कोर्ट में जो भी घटनाएं होती थी, उन सभी घटनाओं के द्वारा कुछ छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते थे। एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट दीज प्लेज इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन एज अ स्पीकिंग संस्कृत। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो नाटक दिखाए गए हैं उसमें किंग्स मतलब कि राजाओं को, सम्राटों को, और जो ब्राह्मणों को किस भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते गया दिखाया गया है। वाइल द वुमेन एंड द मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृत। मतलब कि और जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो कि किंग और ब्राह्मण नहीं है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कि उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये दिखाया गया है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजान शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ अ लव बिटवीन द किंग नेम दुष्यंत एंड द यंग वुमेन नेम शकुंतला। ठीक है, उनका बहुत ही फेमस प्ले, उनका बहुत ही फेमस नाटक है कालिदास का, अभिजान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में दिखाया गया है, प्ले के बारे में दिखाया गया, नाटक में दिखाया गया है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन द प्ले। इसमें जो है हम जो पुअर फिशरमैन, एक जो बहुत ही निर्धन जो मछुआरा है, उसकी जो दुर्दशा के बारे में भी हम थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ पाएंगे कि भाई एक जो कॉमन मछुआरा है, एक कॉमन पीपल जो है, उसकी कैसी दुर्दशा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। उसी प्ले का एक छोटा सा अंश है, वो देखते हैं। एक फिशरमैन को एक रिंग मिलती है। ठीक है, मतलब कि एक अंगूठी मिलती है। द फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग व्हिच द किंग हैड गिवन टू द शकुंतला। ठीक है, एक बहुत ही कीमती सी रिंग, एक बहुत ही कीमती सी अंगूठी एक फिशरमैन को, एक मछुआरे को मिलती है, और वो उसको लेके कहाँ जाता है भाई, किंग के पास, राजा के पास जाता है। और ये जो रिंग है किंग ने जो है, राजा ने शकुंतला को दी थी, बट विच ही हैड बीन एक्सीडेंटली स्वैलोड बाय अ फिश। और ये जो रिंग है किसी तरह से पानी में गिर गई थी, और पानी में गिरने की वजह से इस रिंग को, इस अंगूठी को एक फिश ने निकल लिया था। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विथ इट, जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है, ठीक है, राजा के महल में पहुंचता है, द गेटमैन एक्यूजेस हिम ऑफ थेफ्ट। जो गेटमैन है, जो द्वारपाल है, वो उसको चोर समझता है। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर र्यूड। और जो चीफ पुलिस ऑफिसर है वो भी बहुत ही कठोरता से, बहुत ही क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार करता है। ठीक है, उसको मारता पीटता भी है। ठीक है, हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट अ रिवार्ड फॉर द फिशरमैन। ठीक है, पर जब किंग को वो अंगूठी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उस फिशरमैन को, उस मछुआरे को क्या देता है भाई, रिवार्ड देता है। रिवार्ड मतलब पुरस्कार देता है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर फॉर द रिवार्ड। जो पुलिसमैन और जो गेटमैन है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं भाई, किसी तरह से ये जो रिवार्ड मिला है, किसी ये जो पुरस्कार मिला है, उसमें हमें भी हिस्सा मिले। एंड वेंट अलोंग द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। और वो उसको लेके चले जाते हैं, फिशरमैन को लेके चले जाते हैं, ताकि उनको भी इस जो भी रिवार्ड है, ये जो भी चीज़ मिली है किंग के द्वारा, उसमें उनको कुछ हिस्सा मिल जाए। ठीक है ना। तो समझ रहे हैं कि भाई एक कॉमन फिशरमैन का क्या स्थिति है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, द चाइनीज पिलग्रिमेज फाजियन नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी। ठीक है, जब फाजियन जो चाइनीज़ यात्री भारत में आते हैं और यहाँ पे अलग अलग जगहों में घूमते हैं, तो उन्होंने अनटचेबल्स जो हैं, जो कि जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, जिनको कि बहुत ही क्रूरता के साथ, अभद्र तरीके से जिनके साथ व्यवहार होता था, जो बहुत ही बड़े लोग, धनी लोग हुआ करते थे, या जो ब्राह्मण हैं, वो दूसरे के साथ बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार करते हैं, इनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द सिटीज़। ठीक है, इन लोगों को शहर में रहने की इजाज़त तो थी नहीं, और ये शहर से इनको बाहर रहने की को कहा जाता था। ठीक है, ही राइट्स, और इसके साथ साथ वो क्या लिखते हैं, इफ़ सच मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस। जब ये लोग टाउन में, ये लोग सिटीज़ में आया करते थे, तो ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड। ठीक है, तो वो एक लकड़ी को पीटते हुए आया करते थे, जिससे कि दूसरे लोगों को, दूसरे जो धनी और कुलीन लोगों को ये इस बात का पता चले कि भाई ये जो अनटचेबल्स हैं, जो वो शहर में आ रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा दूर हट जाएं, ताकि इनकी जो परछाई है, इनकी जो ये इनसे इनका टचिंग ना हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनके साथ व्यवहार करते थे। In order to keep himself separate, people hearing this sound known that it means to avoid touching him or bruising against him। मतलब इनका छुअन भी ना हो जाए, इसीलिए इनसे वो दूर रहते थे। ठीक है, एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी इन द अबव। बाणभट्ट ने जो है एक बहुत ही किंग, जो राजा महाराजाओं के किंग का क्या संगठन हुआ करता था, उसके बारे में भी एक बहुत ही अच्छा नज़रिया दिया है, वो देखते हैं। देखिए,
द किंग्स आर्मी, जो राजाओं का, सम्राटों का आर्मी का स्ट्रक्चर क्या होता था, कैसे हुआ करता था, वो देखिए। द किंग ट्रेवल्ड विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, किंग कहीं भी जाता था तो उसके साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारी इक्विपमेंट्स भी वो लेके जाया करते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, मतलब हथियारों के अलावा भी देयर वेयर थिंग्स इज फॉर डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल्स, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on the carts आर लोडेड ऑन द पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड एलिफेंट्स। मतलब कि हथियारों के अलावा भी बहुत सारी जो दिनचर्या में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि घड़े हैं, पैन है, फर्नीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों को लेके जाया जाता था। वेजिटेबल्स, एनिमल्स को भी लेके जाया करते थे, जो कि वो भोजन के जैसे यूज़ करेंगे, और उनको कैमल के ऊपर, कैमल मतलब कि ऊँट के ऊपर या हाथियों के ऊपर रख दिया जाता था, ताकि ये बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकें। ह्यूज आर्मी वॉज accompanied बाय द म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। बहुत बड़ी बड़ी सेना को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, और वो उनके साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत सारे गायक भी हुआ करते थे, जो कि ड्रम्स बजा के चला करते थे, ट्रम्पेट्स बजा के, नगाड़े बजा के चला करते थे, जिससे कि आसपास वाले लोगों को ये पता चल जाए कि भाई कोई राजा महाराजा आ रहे हैं। विलेजर्स हैज टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे, ठीक है। और जिस जिस राज्य से, जिस जिस गाँव से होकर राजा का काफिला गुजरता था, उस गाँव के लोगों को इनको क्या देना पड़ता था, अवभगत करना पड़ता था, मतलब कि इनकी देखरेख करनी पड़ती थी। दे कम विद द गिफ्ट्स ऑफ कर्ड, गुड़ एंड फ्लावर्स, ठीक है। वो राजा से मिलने के लिए जब आते थे तो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार लाते थे, जिसमें कि वो दही लेके आते थे, गुड़ लेके आते थे, और फूल लेके आते थे। और साथ ही साथ जो राजा के साथ जो बहुत सारे जानवर हैं, राजा के ग्रुप में जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए वो फॉडर लाया करते थे, मतलब चारा लाया करते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट एंड पिटिशन बिफोर हिम, ठीक है। मतलब कि वो राजा से इसलिए भी मिलना चाहते थे ताकि उनको अपनी शिकायतें दे सके, उनको अपनी तकलीफ बता सकें, ठीक है। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, ठीक है। पर जब वहाँ से वो आर्मी जाया करती थी तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा वो उत्पाद भी मचाया दिया करते थे। क्यों भाई? उनके द्वारा जो लाया गया जो एलिफेंट्स है, वो कभी कभी वो क्या होता है, एलिफेंट जब गुस्सा गुस्सा हो जाता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर वो चीज़ को वो डिस्ट्रक्शन कर देता है ना, हर वो चीज़ को तोड़ फोड़ देता है। और जो ऑक्सन्स हैं, जो यॉक्स हैं, वो क्या है कि फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। कैरावन्स ऑफ मर्चेंट्स रन अवे स्केयर्ड बाय द टर्म सेट, ठीक है। जो व्यापारियों के जो ग्रुप्स हैं वो डर के मारे इधर उधर भाग जाया करते थे, क्योंकि ये जो जानवर है वो एकदम क्या होता है, गुस्सा हो जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे, ठीक है। द बानभट्ट सेज द होल वर्ल्ड वाज सैलोड अप इन डस्ट, और बानभट्ट ने ये भी कहा है कि भाई पूरा जो विश्व है ये पूरे धूल के गुबार में एकदम खो जाया करता था, ठीक है। मतलब एक बहुत क्योस लाइक सिचुएशन हुआ करता था, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। इसके बाद तो कुछ है नहीं, बस उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, ट्रू फॉल्स हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप बनाइए। अगर इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर होगी वो चैप्टर 12 होगी, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और आपको कैसी लगी हमारी जो लेक्चर वीडियो है ये ज़रूर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।